आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधा दिल पर वार करता है। 1971 का बांग्लादेश, एक ऐसा खौफनाक दुस्वप्न जिसने इंसानियत की रूह कंपा दी थी। इस इतिहास को किताबों के पन्नों में बहुत गहराई तक दफना दिया गया है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की आंखों देखा सच है जिन्होंने इस क्रूरता को अपनी रगों में महसूस किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दर्दनाक और छिपे हुए इतिहास की परतों को खोलते हैं। हम वहां लाशों की तरह पड़े थे और फिर बलात्कार शुरू हो जाता था। इस लाइन की गहराई पर अगर गौर करें तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं लगता। ये 14 साल की एक बच्ची नूरजहां की सबसे खौफनाक याद है। वो अपने ही घर के आंगन में अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। तभी अचानक एक मिलिट्री ट्रक आकर रुकता है। हथियारबंद सैनिक आते हैं और उन बच्चियों को उठाकर ट्रक के पीछे फेंक देते हैं। वहां पहले से ही कई महिलाएं मौजूद थीं, जिनके हाथ बंधे हुए थे और वो खामोशी से सिसक रही थीं। ये मंजर कितना भयानक रहा होगा। उस खामोश ट्रक के अंदर का माहौल सोचकर ही सिहरन होती है। एक डरी हुई 14 साल की बच्ची जिसने अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। ट्रक आगे बढ़ता जा रहा है और नूरजहां की आंखों के सामने से राजशाही के गेंदे के खेत हमेशा के लिए ओझल हो रहे हैं। किसी को बिल्कुल नहीं पता था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन हवा में मौत का खौफ साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि सब ने बुचर ऑफ बंगाल और उसके आदमियों की दरिंदगी के किस्से सुन रखे थे। इस क्रूरता की जो योजना थी, जिसे द ब्लूप्रिंट ऑफ ब्रूटैलिटी कहा जा सकता है, वो कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी। इसके पीछे एक बेहद ठंडी और सोची समझी सैन्य रणनीति काम कर रही थी। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्चलाइट नाम दिया गया था और इसका नेतृत्व कर रहा था जनरल टिक्का खान, जिसे इतिहास बुचर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का कसाई कहता है। हत्याओं के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का एक भयानक अभियान चलाया गया और इतिहासकारों के मुताबिक यह सीधे तौर पर एक सोची समझी नीति का हिस्सा था। अब अगर देखें कि ये हमले कितने सिस्टमैटिक तरीके से किए जाते थे तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर जेफरी डेविस ने अपनी गवाही में इस पूरी प्रक्रिया का बहुत ही डरावना सच बताया है। पहला कदम, तोपखाने शहरों के अस्पतालों और स्कूलों पर गोलाबारी करते थे ताकि हर तरफ खौफ और अफरा तफरी मच जाए। दूसरा कदम, इसके बाद पैदल सेना अंदर घुसती थी। और तीसरा, सबसे खौफनाक कदम, छोटे बच्चों को छोड़कर उन सभी महिलाओं को अलग कर लिया जाता था जो यौन रूप से परिपक्व थीं। ये युद्ध का एक ऐसा हथियार था जो सीधे तौर पर इंसानियत को खत्म कर रहा था। इस पूरी दरिंदगी में जो बात सबसे ज्यादा विचलित करती है वह है इन सैनिकों की मानसिकता। पकड़े गए सैनिकों को अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उनका सीधा सा तर्क था, हमसे क्या उम्मीद की जा रही थी, ये तो एक युद्ध था। मतलब क्रूरता को किस हद तक नॉर्मलाइज कर दिया गया था। और स्रोतों से एक और बेहद चौंकाने वाला सच सामने आता है। इनमें से कई सैन्य अधिकारियों ने इंग्लैंड की बेहद प्रतिष्ठित सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी। ये फैक्ट इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। इन कैंप्स के अंदर की उस दर्दनाक वास्तविकता की बात करें तो जब इन महिलाओं को ट्रकों से उतारा जाता था तो उन्हें सीधे मिलिट्री बैरकों में ले जाया जाता था। नूरजहां जैसी छोटी बच्चियों के लिए तो अगले कुछ महीने सिर्फ एक धुंधली और खौफनाक याद बनकर रह गए। वो बार बार बेहोश हो जाती थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक ही छोटे से कमरे में 20 से 30 महिलाओं को जानवरों की तरह कैद करके रखा गया था। ऐसी ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी रजिया बेगम की है। अगस्त 1971 का वक्त था। रजिया अपने लापता पति की तलाश में ढाका के सुनसान तेजुतरी बाजार की सड़कों पर दर-दर भटक रही थीं। तभी उनका सामना कुछ सैनिकों से हो गया। उन्होंने जान बचाकर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक सैनिक ने उनके सिर पर राइफल के बट से जोरदार वार किया। फिर उन्हें घसीटते हुए पास के एक जंगल में ले जाया गया। हफ्तों तक उन्हें एक पेड़ से बांध के रखा गया। बार बार दरिंदगी की गई और फिर एक उथले गड्ढे में मरने के लिए फेंक दिया गया। यहाँ एक पल के लिए रुकना बहुत जरूरी है। 2 लाख से 4 लाख, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन बंगाली महिलाओं की अनुमानित संख्या है जिन्हें इस युद्ध में दरिंदगी का शिकार बनाया गया। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि इसे समझना भी मुश्किल लगता है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। 20वीं सदी में बलात्कार को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इतने बड़े पैमाने पर यह शायद सबसे पहला और सबसे खौफनाक उदाहरण है। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध अचानक समाप्त हो गया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आया, लेकिन तबाही के निशान अभी मिटे नहीं थे। युद्ध के तुरंत बाद देश भर के उन खौफनाक रेप कैंप्स और आश्रयों से महिलाओं को निकालने के लिए बहुत ही बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू हुए।
ये एक ऐसे समाज की शुरुआत थी जिसे अपने बेहद गहरे और भयानक आघात से बाहर निकलना था। उस वक्त स्वयं सेवकों का नेतृत्व कर रही थी मालिका खान। जब उनकी टीम जहांगीर गेट के पास बने अंडरग्राउंड बंकरों में पहुंची तो वहां का मंजर सच में रूह कपा देने वाला था। वहां मौजूद महिलाएं पूरी तरह से निर्वस्त्र थीं। कुछ के बाल बुरी तरह से काट दिए गए थे। वो इतने गहरे सदमे में थीं कि बात तक नहीं कर पा रही थीं और उनमें से कई महिलाएं भारी गर्भावस्था में थीं। मालिका खान और उनकी टीम ने बड़ी ही कोमलता से उन्हें साड़ियों और कंबलों में लपेटा। वहां हवा में सिर्फ खौफ और अविश्वास खुला हुआ था। अब इन महिलाओं के सामने एक नई जंग थी, समाज के ताने और बहिष्कार। इस गहरे सामाजिक कलंक से लड़ने के लिए एक बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत थी और इसीलिए राष्ट्र के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने इन सर्वाइवर्स को एक विशेष सम्मान दिया, वीरांगना, जिसका मतलब होता है युद्ध नायिका। ये एक बहुत ही ताकतवर कदम था ताकि उनके असीम दुख और पीड़ा को उनकी बहादुरी के रूप में देखा जाए और समाज उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के वापस अपना सके। युद्ध के बाद इन महिलाओं का मेडिकल ट्रीटमेंट और पुनर्वास कोई आसान काम नहीं था। सरकार ने सेफ हाउसेस बनाए। अवांछित गर्भधारण से निपटने के लिए एक अस्थायी कानून भी लाया गया ताकि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में भी अबॉर्शन किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस काम के लिए विदेशी डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बुलाई। लेकिन सच कहें तो इन सर्वाइवर्स के मन में बहुत गहरा डर बैठ गया था। विदेशी होने की वजह से वो डॉक्टर उनके लिए अजनबी थे और उन्हें डर था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। इसके अलावा जो बच्चे पैदा हुए और छोड़ दिए गए, उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पर अडॉप्शन कैंपेन भी चलाए गए। इस खौफनाक त्रासदी को दशकों बीत चुके हैं, लेकिन अधूरा न्याय और इन अत्याचारों का दर्द आज भी महसूस किया जाता है। अपराधियों को सजा दिलाने और न्याय पाने की लड़ाई आज भी अधूरी है। ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो गहरे घाव कभी नहीं भरते। अगर राजनीति से थोड़ा हटकर सिर्फ मानवीय तथ्यों पर गौर किया जाए तो एक बहुत ही दुखद और डरावनी समानता दिखाई देती है, जिसे एक्टिविस्ट शिरीन हक ने भी सामने रखा है। एक तरफ है 1971 की बंगाली महिलाएं जिनका अपहरण हुआ, सैनिकों ने दरिंदगी की और उन्हें अवांछित गर्भधारण का कलंक झेलना पड़ा, और दूसरी तरफ है 2017 में म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या मुस्लिम, जिनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही सुलूक हुआ और वैसी ही सामाजिक पीड़ा झेलनी पड़ी। ये तुलना बहुत साफ तौर पे दिखाती है कि 1971 के उन अपराधों को सजा ना देने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो विफलता थी, उसी ने दशकों बाद रोहिंग्याओं के खिलाफ ऐसे ही अत्याचारों का रास्ता खोल दिया। न्याय के इंतजार का ये सफर सच में बहुत लंबा रहा है। दिसंबर 1971 में युद्ध खत्म हुआ। फिर सालों बाद 2008 में डॉक्टर डेविस ने अपना आखिरी इंटरव्यू दिया और गवाही दर्ज कराई, और अब जाकर 2023 में अमेरिकी कांग्रेस ने इस नरसंहार को मान्यता देने वाला एक प्रस्ताव पेश किया है। लिंकन इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं से मान्यता मिलने के बावजूद बांग्लादेश आज भी औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की मान्यता और पाकिस्तान से एक आधिकारिक माफी की मांग कर रहा है। समय हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन जवाबदेही का आज भी कोई नामो निशान नहीं है। और अब ये विश्लेषण एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ खत्म होता है। 52 साल बीत जाने के बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कभी इस भुला दिए गए नरसंहार को सच में मान्यता देगा? लाखों लोगों के लिए ये आज भी एक रिश्ता हुआ घाव है। इन वीरांगनाओं का ये छिपा हुआ इतिहास सिर्फ बीते वक्त का कोई पन्ना नहीं है, ये आज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस क्रूर इतिहास का सामना करना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में फिर किसी नूर जहां या रजिया बेगम को ऐसे खौफनाक दर्द से ना गुजरना पड़े। इस पूरे विषय की गहराई को समझना और इस पर विचार करना हम सबके लिए बेहद जरूरी है।